दिशा, सुनीता और राहुल एक पुरानी और डरावनी इमारत के सामने खड़े थे। इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जैसे समय ने इसे अपनी चपेट में ले लिया हो। क्या तुम दोनों को भी यही लग रहा है कि यहाँ कुछ तो अजीब है? हाँ, ये इमारत कुछ खास नहीं लगती। लगता है जैसे ये जगह किसी की आत्मा से भरी हो। बस तुम दोनों भी, डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। चलो अंदर चलते हैं। तीनों इमारत में कदम रखते हैं। अंदर का माहौल सुनीता और दिशा को थोड़ा डरावना लगता है। दीवारों पर पुरानी धूल जमी थी और फर्श पर कई जगह दरारें थीं। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम बस शिफ्ट बदलने आए हैं, चिंता मत करो। वॉचमैन गहरी सांस लेकर हिचकिचाते हुए कहता है, तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, तीसरी मंजिल पर मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। डर मत बापू, ये सब सिर्फ कहानी है। तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं, उन्हें अंदर का माहौल और भी अजीब लगता है। क्या तुम दोनों को भी ये महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लगता है कोई हमें देख रहा है। तुम दोनों थोड़ा ज्यादा ही सोच रही हो। तभी सुनीता अचानक से हल्की हंसी सुनती है। ये आवाज तुम दोनों ने सुनी? कुछ नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। राहुल, ये सब ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कुछ तो है। राहुल एक कमरे में जाता है जहां पर किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आता। ये क्या था? कमरे में तो कोई नहीं था। राहुल, इस जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। हम यहाँ से वापस चल सकते हैं। हाँ, तीसरी मंजिल पर कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों भी ना, कुछ नहीं होगा, हम बस देखेंगे कि वहां क्या है। तीनों तीसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, दिशा और सुनीता के कदम धीमे हो जाते हैं, लेकिन राहुल अडिग रहता है। तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और अचानक खिड़की से आ रही बर्फीली हवा उनके चेहरे पर लगती है। यहाँ कुछ तो है। ये जगह सही नहीं लग रही। मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम यहाँ आए हैं तो कुछ तो देखना होगा ना। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें एक बंद कमरे का दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर खून के निशान और दीवारों पर अजीब से संकेत अंक। ये क्या है? क्या हम अंदर जाएं? ये बहुत डरावना लग रहा है। शायद हमें पीछे मुड़ जाना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ देखेंगे कि यहाँ क्या है। राहुल दरवाजा खोलता है और तीनों उस कमरे में प्रवेश करते हैं। अंदर एक भयानक दिखने वाली बूढ़ी औरत बड़बड़ा रही होती है। तुम लोग भी उन्हीं जैसे हो, मुझे धोखा देने वाले। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और चेहरा बेहद भयानक था। वो बिल्कुल एक डायन जैसी दिख रही थी। क्या ये सच में हो रहा है? ये कौन है? मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। अचानक कमरे की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगती हैं। परछाइयां पीछा करते हुए तेजी से सुनीता को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगती हैं और फिर वो अचानक गायब हो जाती है। राहुल और दिशा डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली परछाइयां लिफ्ट तक पहुंचने से पहले उन्हें घेर लेती हैं। हमें भागना होगा, लिफ्ट में चलो जल्दी। हम यहाँ से नहीं निकल सकते। दोनों लिफ्ट में घुसते हैं, लेकिन परछाइयां उन पर हमला कर देती हैं। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जाएंगे? लिफ्ट में घबराए हुए राहुल और दिशा को लगता है कि उनकी जान अब खतरे में है। तभी परछाइयां राहुल को घसीटते हुए बूढ़ी औरत के पास ले जाती हैं। तुम भी उन्हीं जैसे स्वार्थी हो, तुम्हारी सजा यही है। राहुल को वो एक गहरी नजर से घूरती है। राहुल चौंक जाता है और वो बूढ़ी औरत उसके शरीर पर अपने तेज नाखूनों से हमला कर देती है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं।
कुछ ही देर में राहुल की मृत्यु हो जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दिशा बेहोश होने लगती है। मुझे मुझे बाहर जाना है। दिशा गिर जाती है और अपना होश खो देती है। उसी समय वही भयानक बूढ़ी औरत उसकी ओर बढ़ती है। तुम तो मेरी पोती जैसी हो। जैसे ही बूढ़ी औरत की आंखें दिशा पर पड़ती है, वो अचानक सहम जाती है। दिशा की शक्ल बूढ़ी औरत की मरी हुई पोती से मिलती थी, जो पागल खाने जाने के बाद मर गई थी। तुम मेरी पोती की ही तरह हो। नहीं नहीं, ये हो क्या रहा है? बूढ़ी औरत पीछे हट जाती है और धीरे धीरे उसकी परछाई भी घुलने लगती है। कुछ ही देर बाद दिशा को होश आ जाता है। वो बाहर पड़ी हुई थी। उसे अपने शरीर में कमजोरी और थकावट महसूस हो रही थी। क्या क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिर भारी था। वो फिर बेहोश हो गई। बेहोशी में उसकी आंखों के सामने कुछ घटनाएं चल रही थीं। बूढ़ी औरत एक खुशहाल महिला थी, जो अपने बेटे और बहू के साथ जी रही थी। वो पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। बूढ़ी औरत हमेशा अपने परिवार के लिए सब कुछ करती थी। तुम दोनों के बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ। तुम लोग मेरी ताकत हो। लेकिन एक दिन बूढ़ी औरत के बेटे और बहू का स्वभाव बदल जाता है। वो उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाते हैं और उसे पागल खाने भेजने का निर्णय लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? माँ, हम तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम हमें अब समझ नहीं पा रही हो। पागल खाने में आपका इलाज हो जाएगा। तुम मुझे कैसे भेज सकते हो? ये तुम लोग जो कर रहे हो, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है माँ। तुम्हें वहां आराम मिलेगा। बूढ़ी औरत का दिल टूट जाता है और वो ये नहीं समझ पाती कि उसके अपने ही लोग, उसका अपना ही बेटा उसे क्यों धोखा दे रहा है। वो वहीं स्तब्ध खड़ी होकर आंसू बहाने लगती है और कहती है, तुम्हारे लिए इतना किया था और अब तुम मुझे यहाँ छोड़ रहे हो। बेटा और बहू से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हैं और पागल खाने में भेज देते हैं। बूढ़ी औरत को पागल खाने में भेज दिया जाता है, जहां उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है। वो वहां अकेली रहती है और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति सच में बिगड़ने लगती है। तुम सब मुझे कैसे छोड़ सकते हो? मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन पर दिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जाता है और वो दर्द में तड़पती रहती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और अकेलापन होता है। मैं पागल नहीं हूँ। क्यों मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया है? अचानक एक दिन बूढ़ी औरत के शरीर में जहर फैल जाता है। बूढ़ी औरत दर्द से बड़बड़ाते हुए अचानक नीचे गिर गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। उसकी आखिरी चीखें भी पागलखाने में गूंजने लगती हैं। अगले ही पल उस बूढ़ी औरत की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गई, मगर उसका चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। तुम लोग मुझे धोखा देने वाले, मुझे मार दिया। दिशा की आंखों के सामने ये घटनाएं चलनी बंद हो गईं। दिशा को तुरंत होश आ गया तो उसने अपने आप को उसी बिल्डिंग के बाहर पड़ा हुआ पाया। दिशा ने देखा कि बिल्डिंग का वॉचमैन उसे घूरे जा रहा था। दिशा कांपते हुए होठों से वॉचमैन को सारी घटना बताती है। राहुल और सुनीता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वॉचमैन बड़े ही रहस्यमय अंदाज में दिशा से कहता है, मैंने तो तुम तीनों को मना किया था कि तीसरी मंजिल पर मत जाना, लेकिन तुम तीनों ने मेरी बात को मजाक में लिया। आप बहुत ही खुशनसीब हैं मेम साहब, जो बच गई। शायद उस बूढ़ी औरत को आपके चेहरे में अपनी मरी हुई पोती नजर आई होगी, वरना आप भी अपने दोस्तों की तरह ही फिर कभी किसी को दिखाई नहीं देती। ये सुनकर दिशा बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या मतलब? मेम साहब,
तीसरी मंजिल पर उन पागलों की आत्माएं रहती हैं और उन पागलों की आत्माओं को वो बूढ़ी औरत ही कंट्रोल करती है, जो कि वास्तव में एक डायन बन चुकी है। अगर कोई इंसान गलती से वहां चला जाता है ना, तो वो बूढ़ी औरत उन्हीं आत्माओं को उसे मारने का आदेश दे देती है और फिर उसकी लाश तक नहीं मिलती। तो इसका मतलब सुनीता और राहुल की लाशें कभी नहीं मिलेंगी? नहीं, यहां से चली जाइए और इस इलाके में फिर कभी मत आइएगा। वॉचमैन की बात सुनकर दिशा उसी समय वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से दिशा फिर कभी भी उस बिल्डिंग के पास से नहीं गुजरी। राहुल, प्रिया और राजन कॉलेज में पक्के दोस्त थे। वो तीनों एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के बारे में सोच रहे थे। वो वर्ल्ड के टॉप डायरेक्टर बनना चाहते थे। रात के 10 बज रहे थे। वो तीनों इस वक्त शिमला में घूमने आए हुए थे और होटल के कमरे में इसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। समझ में नहीं आता यार कि आखिर हम किस कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाएं। अरे यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें तो बस एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है और अपने काम को खत्म करना है। तुम दोनों पागल हो गए हो? हम किसी भी बेकार कॉन्सेप्ट पर डॉक्यूमेंट्री मूवीज नहीं बना सकते, क्योंकि हमें अपनी ये डॉक्यूमेंट्री मूवीज इंटरनेशनल प्रीमियर में दिखानी है। मुझे अपना मजाक बिल्कुल नहीं उड़वाना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमें किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पर मूवी बनानी चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो, कोई रियल कॉन्सेप्ट। मेरे दिमाग में एक आइडिया है दोस्तों, पर पता नहीं वो आइडिया तुम लोगों को पसंद आएगा या नहीं। अब ये तो सुनने के बाद ही पता लगेगा कि हमें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। क्यों ना हम लोग रियल घोस्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाएं। राहुल की बात सुनकर राजन और प्रिया कुछ देर तक बड़ी गंभीर मुद्रा में राहुल के चेहरे की ओर देखते रहे। अचानक वो दोनों राहुल का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। तू पागल हो गया है क्या राहुल? घोस्ट, आत्मा, ये सब फिल्मों में अच्छी लगती हैं यार। तो मैं भी फिल्म बनाने की ही बात कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। हम सब जानते हैं कि फिल्मों में मेकअप करके घोस्ट बनाया जाता है और हमें डराया जाता है। और अब तो VFX का भी इस्तेमाल होने लगा है। ये टेक्निक जब से आई है तब से ये घोस्ट एकदम रियल लगते हैं। यही तो मैं तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ। सोचो, अगर हमारे कैमरे में कोई रियल घोस्ट रिकॉर्ड हो जाए तो हम दोनों की किस्मत रातों रात पलट सकती है। और यहाँ से कुछ दूर एक कब्रिस्तान है। कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लावारिस लाशें ही दफनाई जाती हैं। उस कब्रिस्तान के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वहां एक डायन रहती है और कहते हैं कि जो भी उस डायन को अपनी आंखों से देख लेता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मेरा दिल कहता है कि वहां पर कुछ तो है। वो सब उस कब्रिस्तान पर जाने के लिए राजी हो गए। वो तीनों दोस्त होटल के रूम से बाहर निकल आए। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा थी। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी शीतलहर चल रही थी। हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। वो तीनों एक कार के अंदर बैठ गए। राहुल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और उसने अपनी कार की दिशा उस कब्रिस्तान की ओर कर ली। कुछ ही देर में वो उस कब्रिस्तान में खड़े थे। पता नहीं क्यों उस कब्रिस्तान के भयावता भरे सन्नाटे को देखकर प्रिया के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। भयंकर सर्दी में उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी, मगर उसने इस डर को बड़ी सुंदरता से छिपा लिया। राहुल ने तुरंत वीडियो कैमरा निकाल लिया। राहुल अंधेरे में रिकॉर्डिंग करते ही कब्रिस्तान की गेट से होते हुए अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे राजन और प्रिया कब्रिस्तान के अंदर चले गए, जहां घना अंधेरा था। मगर तीनों ने उस कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा ही था कि तभी राहुल और राजन के कानों में प्रिया के दिल दहला देने वाली चीख टकराई। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम चीखी क्यों? जल्दी से टॉर्च निकाल राजन। राजन ने तुरंत अपनी टॉर्च निकालकर जला दी, मगर उसने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी हुई उन दोनों को सवालिया नजरों से देख रही थी। तुम चीखी क्यों? मैं तो बिल्कुल नहीं चीखी, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझे मेरी चीख क्यों नहीं सुनाई दी। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक तो हमें यहाँ पर खुद लेकर आया और ऊपर से अब बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तू सिर्फ रिकॉर्डिंग कर। अपने दोस्तों के कहने पर राहुल कब्रिस्तान के अंधेरे में शूट करने लगा। कुछ देर बाद राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, ठीक है दोस्तों,
चलते हैं। अब तो कंप्यूटर में देख कर ही पता चलेगा कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। तीनों अपनी कार में बैठ गए। राहुल के चेहरे पर थकान झलक रही थी। क्या हुआ राहुल, तेरे चेहरे पर थकान कैसी? पता नहीं क्यों यार, जब से कब्रिस्तान से बाहर निकला हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधे भारी से हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मुझे भी महसूस हो रहा है यार, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तो मेरी बात का मजाक ना उड़ाए। प्रिया, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है? मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। राहुल ने तेजी से कार अपने होटल की ओर दौड़ा दी। होटल के रूम में पहुंचकर राहुल अपने लैपटॉप से अपने कैमरे पर की हुई रिकॉर्डिंग देखने लगा। अचानक राहुल के मुंह से दर्द की वजह से हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ? पता नहीं यार, बहुत सा बोझ महसूस हो रहा है, मानो किसी ने बहुत सारा वेट मेरे कंधों पर रख दिया है। अजीब बात है, कार के अंदर मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। टेंशन मत ले, मेरे पास पैरासिटामोल रखी हुई है, उसे खाकर सो जाना, तुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले रिकॉर्डिंग को देख लेना चाहिए। होटल रूम में आते ही प्रिया बाथरूम में चली गई। राहुल और राजन ने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली। तभी उन दोनों को लैपटॉप में कुछ ऐसा दिखा कि उन दोनों के गले से डर के कारण एक जोरदार चीख निकल गई। उनकी आंखें डर और दहशत से फटी की फटी रह गई। वो दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर हक्का बक्का होकर देखने लगे। दरअसल उन दोनों ने देखा कि जैसे ही वो कब्रिस्तान में एंटर हुए, एक बेहद भयानक दिखने वाली स्त्री प्रिया को अपने पंजों में उड़ाकर ले गई। उन दोनों ने लैपटॉप में देखा कि वो कब्रिस्तान में अकेले नहीं थे। उन तीनों के अलावा कब्रिस्तान बहुत से भयानक दिखने वाली आत्माओं से भरा हुआ था और वो भयानक चेहरे वाले राहुल और राजन की ओर घूर कर देख रहे थे। राजन ने तुरंत लैपटॉप को बंद कर दिया और चीखते हुए राहुल की ओर देखकर बोला, आखिर वो भयानक स्त्री कौन थी जो प्रिया को अपने पंजों में दबाकर उड़ा कर ले गई? सवाल ये नहीं है कि वो प्रिया को उड़ा कर ले गई, सवाल ये है कि फिर हमारे साथ जो प्रिया आई है वो कौन है? तभी राजन शीशे की तरफ इशारा करते हुए बुरी तरह से चीखा। राहुल ने जैसे ही खुद को शीशे में देखा तो उसके भी गले से एक जोरदार चीख निकल गई। तेरे दोनों कंधों पर कोई बैठा हुआ है राहुल। राहुल के दोनों कंधों पर भयानक दिखने वाली स्त्रियां बैठी हुई थीं, जो सिर्फ शीशे में ही दिखाई दे रही थीं। हमें यहाँ से भागना होगा मेरे दोस्त। तभी प्रिया बाथरूम से निकलकर बाहर आ गई। अचानक राहुल के कंधे पर बोझ खत्म हो गया, मगर प्रिया का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी, लेकिन देखते ही देखते प्रिया एक भयानक डायन में परिवर्तित हो गई। उस डायन का शरीर लचीला था। तभी वो डायन बहुत तेजी से राहुल के ऊपर झपटी और एक ही झटके में राहुल के गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पी गई। उस डायन ने राजन को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया और उसने राजन के साथ भी वही किया जो राहुल के साथ किया था। दरअसल प्रिया को तो कब्रिस्तान में डायन उसी वक्त उड़ाकर ले गई थी। प्रिया की लाश तो कब्रिस्तान में ही पड़ी हुई थी। कुछ ही सेकंड में वो डायन हवा में गायब हो गई। अगले दिन पुलिस को होटल में राहुल और राजन की लाश मिली। पुलिस इंस्पेक्टर करण अपने हवलदार से बोला, इन दोनों की लाशों की हालत देखकर लगता है जैसे कि इन दोनों को किसी जंगली जानवर ने मारा है, मगर इस 5 स्टार होटल में जंगली जानवर कैसे आ सकता है? इन्हें किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा साहब, ये जरूर उस कब्रिस्तान में वीडियो शूट करने के लिए गए होंगे। कुछ देर पहले मुझे सूचना मिली है कि उस कब्रिस्तान में प्रिया नाम की लड़की की लाश पाई गई है। उसके शरीर को भी चीर फाड़ कर रख दिया है। वो इन दोनों के साथ शिमला आई थी। सारा शिमला जानता है साहब कि वहाँ एक डायन का राज है। तुम ये बात दावे से कैसे कह सकते हो? देख नहीं रहे साहब, सामने कैमरा रखा है, लैपटॉप बंद पड़ा है। जरूर ये दोनों कैमरे में उसी डायन को रिकॉर्ड करके ले आए होंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगा। ऐसी गलती मत करना साहब, नहीं तो आज की रात तुम्हारी भी आखिरी रात होगी, क्योंकि वहाँ कुछ तो है। हवलदार की बात सुनकर ना जाने क्यों इंस्पेक्टर करण के डर से रोंगटे खड़े हो गए और फिर कुछ दिन बाद पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी।